हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान जीएस में। तो आज से हम शुरू करेंगे वीडियो री एग्जाम। जो हमारा 18 में जो एग्जाम रद्द कर दिया गया था उसकी 19 तारीख क्या है, एग्जाम होने की संभावित तिथि आपकी 19 जून है। तो 19 जून की अगर हम बात करेंगे तो उसी को देखते हुए वीडियो री एग्जाम का प्रैक्टिस सेट हमने क्या करा है, आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो हमारी कुछ क्लासेस हैं जिनका शेड्यूल है आपका, जैसे देखिएगा ये हमारी क्लासेस हैं आपकी पर डे की। तो अभी हमने स्टार्ट किया है इसी सोमवार से, यानी करंट अफेयर्स की जो हमारी क्लास है न्यू वे में चलेगी आपके। तो उसका जो आपका जो टाइम है वो 6:30 का है, यानी कि 6:30 पे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होगी। उसके बाद में हिस्ट्री एमसीक्यू आपका मंडे को, हिस्ट्री की थ्योरी आपकी ट्यूसडे को होगी, फिर ज्योग्राफी आपकी वेडनेसडे को होगी, ज्योग्राफी थ्योरी आपकी कब होगी, थर्सडे को होगी। कॉन्स्टिट्यूशन रहेंगी, संविधान की क्लास हमारी फ्राइडे को रहेगी। उसके बाद थ्योरी आपकी कब रहेगी, सैटरडे को रहेगी। वीडियो री एग्जाम की जो हम क्लास है वो हमारी कितनी टाइम रहेगी, यानी कि 9:30 पे, जो अभी आपके सामने प्रस्तुत है। तो मंडे से सैटरडे ये क्लास आपकी मेंशन की गई है यहाँ पर। तो वीडियो री एग्जाम को देखते हुए सप्ते में एक आपका वीकली यूपीएससी का प्रीवियस ईयर रहेगा 1993 से लेकर 2022 तक, यानी कुछ पेपरों को भी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हमने 1993 और 1994 के प्रैक्टिस सेट, यानी कि जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको क्या है, उनका डिटेल सोल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत किया। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप कृपया करके आप उनको देख लें। इसी बेस पे हमने भूगोल की 4 क्लासों को आपके सामने अपलोड किया है, तो आप उसको भी देख लें। और संविधान की हमने 5 क्लासों को क्या किया है, अपलोड किया है, तो आप कृपया करके उसको भी देख लें अगर आपने सब कुछ नहीं देखा है तब। जिससे आपका क्या होगा, जो आने वाला एग्जाम है आपका यूपीपीसीएस और आपका वीडियो री एग्जाम, तो उसमें क्या होगी, आपकी अच्छी खासी आपकी क्या होगी, तैयारी हो जाएगी। इसके लिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं नए क्वेश्चनों के साथ में, और ऐसे क्वेश्चन जो हैंड टू हैंड आपके पेपर में आने ही वाले हैं। तो वीडियो री एग्जाम 2018 का जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है आपका 1। तो पहला प्रश्न है हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमने उन्हीं प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्नों को देखेंगे, फिर उनके 4 ऑप्शनों से डिस्कशन को देखेंगे, क्या उनका डिटेल सोल्यूशन है, जिससे हमारे प्रश्नों की संख्या काफी हद तक ज्यादा हो जाएगी। तो कृपया करके आप सभी लोग उनको ध्यान से पढ़ें और बताएं कि क्या होंगे इनके आंसर। पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन या किसे ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर के नाम से किसे जाना जाता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम बात करेंगे कैल्शियम क्लोराइड आपका NaCl होता है, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, आपके नमक कहते हैं। अगर हम बात करें कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, यानी कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील अगर हमारी कौन सी है, तो वो आपकी चिल्का झील है। तो चिल्का झील आपकी भारत पानी की सबसे बड़ी झील है, जिसको हम चिल्का झील के नाम से जानते हैं। ये आपके किस राज्य में है, आपके उड़ीसा राज्य में है। उसके बाद हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो हमारा केमिकल फार्मूला होता है वो होता है आपका CaCl2, यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। यह हम इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो हम इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के भी नाम से जानते हैं, यानी कि हम इसे चूने का ऑक्साइड भी कह सकते हैं, कि हम इसे चूने का ऑक्साइड भी कह सकते हैं। तो हम जो हमारा कैल्शियम ऑक्सी जो आपका क्लोराइड है उसे हम चूने का ऑक्साइड भी कह सकते हैं। अगर हम बात करेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट की, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, जो हमारा खाने बनाने में क्या होता है, उपयोग किया जाता है। तो बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, जो हमारा क्या होता है, खाने बनाने में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसको हम सोडियम, यानी कि इसको हम जान सकते हैं NaHCO3, यानी कि इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है NaCH3, जिसको हम कह सकते हैं सोडियम हाइड्रो कार्बोनेट भी हम इसको कह सकते हैं।
तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी हम इसको कह सकते हैं। बट अगर हम बात करेंगे कि सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट की अगर हम बात करेंगे तो आपका कपड़े धोने का जो सोडा होता है, यानी कि जो हमारा कपड़े धोने का जो सोडा होता है उसको हम क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। तो जो हमारे कपड़े धोने का जो सोडा होता है उसको हम क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, कपड़े धोने का सोडा। लेकिन जो हमारा बेकिंग सोडा होता है उसको हम क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करेंगे कॉपर सल्फेट की, या हम इसको बोल सकते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। ओके, यानी कॉपर सल्फेट की अगर हम बात करेंगे तो हम इसको क्या कहते हैं, तूतिया के नाम से इसको जानते हैं, यानी कि इसको हम नीला थोता कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, नीला थोता के नाम से जानते हैं। ओके, तो हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर है वो आपका किससे नाम से जाना जाएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से क्या करा जाएगा, जाना जाएगा। तो दूसरा प्रश्न है हमारा कि संतरा विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है, यानी कि बता रहा कि संतरे में क्या होता है, विटामिन सी होता है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी कि पूछ रहा है कि संतरे में विटामिन सी है तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा। पहला ऑप्शन है आपका एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड और सिट्रिक एसिड। अगर हम बात करेंगे तो एसिटिक एसिड हमारा पाया जाता है सिरके में, यानी कि सिरके में हमारा कौन सा एसिड पाया जाता है, आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरके में। उसके बाद अगर बात करेंगे फॉर्मिक एसिड तो चींटी व मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। ऑक्जेलिक की बात करेंगे, ऑक्जेलिक की बात करेंगे तो क्या पाया जाता है, हमारे टमाटर में पाया जाता है। अगर हम बात करेंगे सिट्रिक एसिड की तो आपके कहाँ पाया जाता है, आपकी संतरा में पाया जाता है। अगर हम यहीं से बात कर लेते हैं कि सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है, सेब में आपके मैलिक एसिड पाया जाता है। इमली की बात करेंगे तो इमली और अंगूर में हमारा जो एसिड होता है वो आपका टार्ट्रिक एसिड होता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि ऑक्जेलिक एसिड आपके टमाटर पाया जाता है। यही है कि जो कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है वही क्या बनाता है, आपके शरीर में पथरी बनाता है। तो कैल्शियम ऑक्जिलेट के द्वारा हमारे शरीर में क्या बनती है, आपके पथरी का निर्माण भी हो सकता है। तो विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है आपके संतरा। अगला प्रश्न है कि नेपाल की सीमा किस भारतीय राज्य से नहीं लगती है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश। तो नेपाल की जो सीमा है आपके, यानी कि अगर हम बात करेंगे नेपाल की, तो नेपाल की जो सीमा है वो आपके 5 भारतीय राज्यों से लगती है, कि 5 भारतीय राज्यों से लगती है। जैसे आपके उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में जो सीमा लग रही है वो आपकी उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और आपकी सिक्किम। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि किस भारतीय राज्य से सीमा नहीं लग रही। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपके मध्य प्रदेश, हमारा जो भारतीय राज्य है उससे क्या लग रही है, सीमा नहीं लग रही है। तो नेपाल की सीमा आपके 5 राज्यों से स्पर्श करती है और उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से स्पर्श करती है। तो सबसे अधिक सीमा जो विस्तार है आपके उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से सीमा का विस्तार है। हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के वो 7 जिले कौन से हैं, तो हम कह सकते हैं बहराइच, बलरामपुर, महाराजगंज, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत और आपके लखीमपुर खीरी। तो आपके 7 जिले जो सीमा बनाते हैं आपके
नेपाल के साथ, तो नेपाल के साथ आपके 7 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं। नेपाल जो है 5 भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाता है, और नेपाल जो है वो आपके 7 राज्यों के साथ सीमा को यहां से क्या करता है, बनाता है। ये हमारे 7 आपके जिले हो गए जिनसे उत्तर प्रदेश की सीमा मिलती है, यानी कि नेपाल की बाउंड्री लाइन से उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जिनसे सीमा मिलती है। तो इनकी जो लंबाई है वो आपकी 579 किलोमीटर है। तो नेपाल की अगर हम बात करेंगे तो नेपाल की जो कैपिटल है वो है आपकी काठमांडू। नेपाल की कैपिटल क्या आपके काठमांडू है, और 5 स्टेटों के साथ सीमा बनाता है, नहीं 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और इसकी ट्रिक भी है आपके उत्तर उत्तर बस पंचरवा, यानी कि हम देख सकते हैं उत्तर उत्तर यानी कि यूपी और उत्तराखंड, बा से आपकी बस यानी कि बिहार, पंचरवा से पश्चिम बंगाल, और आपकी सिक्किम यानी कि सा से आपके क्या होगा सिक्किम। तो उत्तर उत्तर बस पंचरवा ये आपकी भोजपुरी में एक ट्रिक है जिसको हमने देखा। तो नेपाल की जो सीमा है वो आपके 1751 किलोमीटर के साथ स्पर्श की जाती है, और 5 भारतीय राज्यों के साथ क्या करती है, सीमा स्पर्श होती है, और उत्तर प्रदेश के 7 जिलों के साथ सीमा लगती है आपके। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले पेपर के लिए कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से नेपाल की सीमा लगती है, या किन जिलों से नेपाल की सीमा नहीं लगती है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वीडियो री एग्जाम का प्रैक्टिस सेट। बात करें कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है जिसकी सीमा किस देश से नहीं लगती है। तो कह रहा है कैस्पियन सागर जो है वो विश्व की सबसे बड़ी झील है तो जिसकी सीमा नहीं लगती है। ऑप्शन है आपका कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, और आपका ऑप्शन है ईरान। पूछ रहा है किस देश से सीमा जो है वो नहीं लगती है। तो सीमा नहीं लगती है की बात करेगा तो अगर बात करेंगे तो आपकी कजाकिस्तान से सीमा लग रही है, कजाकिस्तान का तुर्कमेनिस्तान से भी सीमा लगती है, और आपके उज्बेकिस्तान से क्या होती है सीमा नहीं लगती है, ईरान से भी सीमा लगती है। तो जो हमारा कैस्पियन जो सागर है उसकी सीमा आपके कजाकिस्तान से लगती है, उसके बाद जो सीमा आपकी लग रही है वो आपकी तुर्कमेनिस्तान से भी लगती है, और आपके ईरान से लगती है, अजरबैजान से लगती है, और अगर हम बात करेंगे तो आपकी रूस से, यानी कि 5 देशों के साथ क्या करती है सीमा लगती है। तो 5 कंट्रीज के साथ सीमा लगती है। अगर हम और भी पॉइंटों की बात करेंगे तो कजाकिस्तान की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन विश्व में आपके कजाकिस्तान में होता है। यूरेनियम का उत्पादन यानी कि 92 U-238, तो यूरेनियम के कई सारे आपके समस्थानिक है। यूरेनियम का एक अयस्क है जिसको हम कहते हैं पिच ब्लेड। तो पिच ब्लेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके यूरेनियम का अयस्क है जिसको हम कहते हैं U3O8, जिनका केमिकल फार्मूला क्या होता U3O8। अगर हम बात करेंगे कि भारत में भी क्या आपके यूरेनियम कहीं पर पाया जाता है या कोई खाने हैं जो भारत में प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए, तो यूरेनियम के लिए खाने प्रसिद्ध हैं आपकी जादूगोडा की खाने। तो जादूगोडा की जो खाने हैं वो आपके यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि खाने आपकी कहाँ पर है झारखंड में आपकी जादूगोडा की क्या है आपकी खाने हैं जो यूरेनियम के लिए क्या है आपके प्रसिद्ध है। अगर उत्तर प्रदेश में बात करेंगे तो यूपी में भी आपके एक जिला है जिसको हम कहते हैं ललितपुर, उसमें आपका क्या पाया जाता है यूरेनियम का उत्पादन होता है। तो अगर हम बात करेंगे तो यूरेनियम को हम क्या कहते हैं, तो यूरेनियम को हम पीला केक कहते हैं, यानी कि येलो केक के नाम से भी यूरेनियम को क्या करते हैं जानते हैं हम, पीला केक के नाम से भी यूरेनियम को जानते हैं। तो हमने देखा कजाकिस्तान में हमारा किसका सबसे अधिक उत्पादन हो रहा है, आपके यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन होता है कजाकिस्तान में। अगला प्रश्न है हमारा कि होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना किस वर्ष की गई। 1 अगस्त 1920 को, 9 अगस्त 1925 को, 5 फरवरी 1922,
28 अप्रैल 1916। अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि 1 अगस्त 1920 को हमारा एक आंदोलन हुआ था जिसको हमने कहा था असहयोग आंदोलन। तो ऐसे भी एक व्यक्ति थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन के लिए प्रयास तो बहुत किया, जिन्होंने असहयोग आंदोलन के लिए प्रयास तो बहुत किया, बट उसके रिजल्ट को नहीं देख पाए। तो जैसे ही असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1 अगस्त 1920 को, वैसे ही आपके जो बाल गंगाधर तिलक थे उनकी क्या हो गई, आपकी मृत्यु हो गई। तो 1 अगस्त 1920 को भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी हम कह सकते हैं, उनकी क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, वो थे बाल गंगाधर तिलक। तो ये भी प्रश्न बनता है कि असहयोग आंदोलन में भरपूर मात्रा में सहयोग किया लेकिन उसके रिजल्ट को नहीं देख पाए, तो थे आपके वो आपके बाल गंगाधर तिलक। तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। 9 अगस्त 1925 की बात करेंगे तो आपके काकोरी कांड हुआ था। काकोरी कांड आपका हुआ था जिसमें आपके 4 लोग शामिल थे। 5 फरवरी की बात करेंगे, 5 फरवरी 1922 की बात करेंगे तो चौरा कांड हुआ था। तो चौरी चौरा का कांड आपका हुआ था 5 फरवरी 1922 को। अगर हम बात करेंगे तो 28 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। होम रूल आंदोलन की स्थापना करी गई थी और ये स्थापना आपके 2 व्यक्तियों के द्वारा की गई थी। एक तो लोकमान बाल गंगाधर तिलक, लोकमान बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और एक आपके आयरलैंड की मूल निवासी, आयरलैंड की मूल निवासी एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। तो आयरलैंड की मूल निवासी एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। तो जो आपकी होम रूल लीग की जो स्थापना करी गई थी वो लोकमान बाल गंगाधर तिलक और आपके आयरलैंड की जो निवासी थी यानी कि आयरिश गणराज की जो महिला थी एनी बेसेंट, उनके द्वारा की गई थी। इन्होंने क्या करा, 2 समाचार पत्रों को निकाला, एक तो न्यू इंडिया और एक कॉमनवेल्थ। 2 समाचार पत्रों की क्या बनी, संपादक बनी थी। और इन्होंने भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की संचालिका थी। सोसाइटी की संचालिका बनी है आपकी। ओके, तो आयरलैंड की मूल निवासी आपके एनी बेसेंट ने 2 समाचार पत्रों को निकाला था, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। उसके बाद में थियोसोफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की क्या थी, इसकी मुख्य संचालिका थी। और बाल गंगाधर तिलक ने केसरी, मराठा और गीता रहस्य को लिखा था। और अगर बात करेंगे तो महाराष्ट्र में जो गणेश उत्सव बनाया जाता है उसको बनाने की जो देन है वो बाल गंगाधर तिलक की ही है हमारे। तो बाल गंगाधर तिलक ने एनी बेसेंट के साथ मिलकर 28 अप्रैल 1916 में बेलगाम में होम रूल लीग की क्या करी, स्थापना करी। चौरी चौरा जो कांड हुआ था उसके अकॉर्डिंग आपका असहयोग आंदोलन क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। तो चौरी चौरा आपके देवरिया गोरखपुर में एक प्लेस है। काकोरी कांड आपके जो आपके रेल यानी कि ट्रेन की डकैती से संबंधित था वो आपके क्या था, काकोरी कांड। तो होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष हुई, होम रूल लीग को बंद भी कर दिया गया था 1917 में। तो जो होम रूल लीग जो बनी थी उस आंदोलन को बंद कर दिया गया था 1917 में। प्रश्न है हमारा कि नील दर्पण बंगला का एक प्रसिद्ध नाटक है जिसके रचयिता कौन है। तो बात करें नील दर्पण बंगला का एक प्रसिद्ध नाटक है जिसके रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, दीनबंधु मिश्र, या चौथा ऑप्शन है बी.डी. सावरकर। अगर हम बात करते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करेंगे तो राष्ट्रीय गीत
राष्ट्रीय गीत जिस पुस्तक से लिखा गया है उसको हम कहते हैं आनंद मठ। आनंद मठ, तो आनंद मठ पुस्तक से आपके राष्ट्रगीत को लिखा गया है, जिसकी जो रचना करी है किसने करी है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या करी है? उसकी रचना की है। अगर हम बात करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारे देश का क्या लिखा? राष्ट्रगान लिखा। और राष्ट्रगान किस पुस्तक से लिखा? तो गीतांजलि से लिखा था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर पहले व्यक्ति हैं जिन्हें एशिया में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और ये वही पुस्तक है जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, गीतांजलि के लिए। तो गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को। अगर हम बात करेंगे तो सही आंसर है हमारा दीन बंधु मिश्र, क्योंकि दीन बंधु मिश्र जो हमारे थे सही आंसर है। अगर हम बात करेंगे बीडी सावरकर, तो 1857 के इतिहास की घटनाओं को बीडी सावरकर ने एक स्वतंत्रता संग्राम की क्या दी थी? संज्ञा दी थी। बट अगर हम बात करेंगे तो आपके जो राष्ट्र गान का जो गाने का समय है वो आपका कितना है? 52 सेकेंड है। और आपके राष्ट्रगीत गाने का समय क्या है? 1 मिनट 5 सेकेंड है। यानी कि कुल मिला के हम जो राष्ट्रगीत जो गाते हैं वो कितने गाते हैं? आपके 65 सेकेंड में गाते हैं। अगर पूछा जाएगा कि भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय गान को कब अपना लिया था? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को क्या किया था? अपना लिया था। तो हमें पता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक जो आनंद मठ है उससे क्या लिया हमने? राष्ट्रगीत को लिया है। और जो आपकी गीतांजलि पुस्तक है उससे क्या करा हमने? राष्ट्रगान को लिया है। गीतांजलि जो पुस्तक है उससे 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा गया था, एक भारत और दूसरा बांग्लादेश का। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को, यानी कि जो गांधी जी थे उनको किसकी उपाधि दी थी? महात्मा की उपाधि दी थी। और इनसे खुश हो गए तो महात्मा गांधी ने इनको किसकी उपाधि दी थी? गुरुदेव की उपाधि दे दी। तो गुरुदेव की उपाधि भी दे दी। ओके, अगर हम बात करेंगे कि आनंद मठ में किस विद्रोह की चर्चा की गई है, तो आपके आनंद मठ में किस विद्रोह की चर्चा की गई? यानी कि सन्यासी विद्रोह की चर्चा आपके आनंद मठ में की गई है। तो सन्यासी विद्रोह की चर्चा भी कहाँ की गई है? आपके आनंद मठ में की गई है। तो इसका सही आंसर होगा नील दर्पण, जो आपका बंगला का एक प्रसिद्ध नाटक है जिसके रचयिता कौन है? आपके दीन बंधु मित्र। यानी कि सही आंसर हमारा क्या होगा? सी। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसकी रचना हरिश्चंद्र के द्वारा की गई है? गौतमी बालश्री का नासिक अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख और ऐहोल अभिलेख। प्रश्न पूछ रहा है तो ये भी आपका प्रश्न है कि हाथी गुफा अभिलेख किस राजा से संबंधित है? तो आपके खारवेल से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख की अगर हम बात करेंगे तो आपके पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। आपका ऐहोल जो अभिलेख है वो आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। और इसकी जो रचना की थी वो आपके रवि कीर्ति के द्वारा की गई है। तो इसकी रचना किसके द्वारा की गई? आपकी रवि कीर्ति के द्वारा इसकी रचना की गई थी आपके। अगर हम बात करेंगे समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि है वो क्या है? आपका हरिश्चंद्र है। तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि आपका क्या होगा? हरिश्चंद्र होगा। अगर हम देख लेते हैं कुछ दरबारी कवि, कुछ राजाओं के दरबारी कवि, जैसे समुद्रगुप्त का हमने दरबारी कवि जो पढ़ा है वो कौन है? आपका हरिश्चंद्र है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी कवि। इस चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं तो द्वितीय का दरबारी कवि आपके कालिदास। शेरशाह सूरी के दरबारी कवि मलिक मोहम्मद जासी। उसके बाद हम बात करेंगे आपके हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन के भी दरबारी कवि थे आपके बाणभट्ट। कनिष्क की बात करेंगे, राजा कनिष्क के दरबारी कवि तो अश्वघोष आपके राजा कनिष्क के दरबारी कवि थे।
पृथ्वीराज चौहान के अगर दरबारी कवि की बात करेंगे तो आपके चंद बरदाई, महमूद गजनवी की अगर बात करेंगे तो आपका दरबारी कवि उत्वी, तो आपके उत्वी, यानी कुल हमारे कुछ दरबारी कवि हैं आपके सामने। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शेरशाह सूरी यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी, इन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध रचना की थी जिसका नाम था पद्मावत। तो मलिक मोहम्मद जायसी के यश का आधार यानी कि प्रसिद्धि का आधार जो रचना बनी थी वो बनी थी पद्मावत। तो हमने देखा कि जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा, आपके प्रयाग स्तंभ। तो इलाहाबाद का स्तंभ क्या कहलाता है, आपके प्रयाग स्तंभ कहलाता है। अगर हम बात करेंगे इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद के स्तंभ में आपके कई राजाओं का उल्लेख है, जैसे आपके अशोक, उसके बाद समुद्रगुप्त, अगर हम और भी बात करेंगे तो आपके अकबर का उल्लेख है, अकबर के बाद बीरबल का उल्लेख किया गया है, और बीरबल के बाद यहां जो उल्लेख किया गया वो आपके जहांगीर का उल्लेख किया गया है। तो इलाहाबाद के जो स्तंभ लेख है उसमें आपके 5 राजाओं का उल्लेख किया गया है, अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर, बीरबल और आपके अकबर के पुत्र यानी कि जहांगीर का उल्लेख किया गया है। ओके, तो प्रयाग स्तंभ लेख जो है वो किससे संबंधित है, आपके समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते थे, भारत का नेपोलियन कहते थे। तो इतिहासकार, एक इतिहासकार हैं विसेंट स्मिथ ने इन्हें क्या कहा, भारत का नेपोलियन कहा था। तो विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था क्योंकि इन्होंने वामाव्रत यानी कि दक्षिणाव्रत और वामाव्रत में ऐसे 12 राजाओं को हराया था। तो उसको क्या कहा था, भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी थी विसेंट स्मिथ ने। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, इसका कारण आपको बताना है। जल के क्वथनांक में वृद्धि के कारण, जल के क्वथनांक में ह्रास यानी कि कमी के कारण, वृद्धि के कारण, ये जल के गलनांक में वृद्धि के कारण, ये जल के क्वथनांक में ह्रास के कारण। यानी कि हम सही आंसर की बात करेंगे तो जब प्रेशर कुकर में अधिक दाब होगा तो क्या होगा, जल का क्वथनांक क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होता है, प्रेशर कुकर जो होता है उसमें क्या होता है, आपका खाना क्या होता है, जल्दी आपका पक जाता है। कह रहा है गहरे समुद्री गोताखोरों द्वारा सांस लेने में सहायता के लिए प्रयोग की जाने वाली सिलेंडरों में ऑक्सीजन में किसका मिश्रण मिला होता है या किसका मिश्रण होता है, क्लोरीन का, हीलियम का, हाइड्रोजन का, ये ओजोन का। अगर हम बात करेंगे ओजोन की तो ओजोन वायुमंडल में पाई जाने वाली, यानी कि वायुमंडल में पाई जाने वाली एकमात्र अक्रिय गैस, एकमात्र अक्रिय गैस। तो वायुमंडल में एकमात्र अक्रिय गैस, या वैसे आपके वायुमंडल में पाई जाने वाली तीसरी सबसे अधिक मात्रा में गैस। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में आपके नाइट्रोजन पाई जाती है जिसका प्रतिशत आपका कितना है, नाइट्रोजन जिसका प्रतिशत आपका 78% है। 21% जो पाई जाती है वो आपके ऑक्सीजन पाई जाती है। अगर बात करेंगे तो आपका जो 0.93% है वो आपकी ओजोन पाई जाती है। CO2 की अगर हम बात करेंगे तो 0.3% आपके क्या पाई जाती है, CO2 पाई जाती है। यानी कि CO2 का जो प्रतिशत है 0.003% आपके क्या पाई जाती है, CO2 आपके पाई जाती है। तो वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में जो गैस है वो आपकी क्या है, आपकी नाइट्रोजन है, दूसरी आपकी ऑक्सीजन है, और एकमात्र अक्रिय गैस जो ओजोन जो हमारी क्या पाई जाती है, ओके,
यानी कि ओजोन की बात नहीं, यानी कि आर्गन की बात अगर हम करेंगे तो एकमात्र अक्रिय गैस जो हमारी आर्गन आपकी पाई जाती है, ओजोन नहीं है, यहाँ पे आर्गन होगा। ठीक है, ओजोन हमारी अक्रिय गैस नहीं है, आर्गन, यानी कि ये ओजोन का जो ऑप्शन है ये आपका गलत है। तो एकमात्र अक्रिय गैस आपकी आर्गन पाई जाती है। अगर हम बात करेंगे तो समुद्री जो गोताखोर होते हैं वो किसका मिश्रण लेते हैं, तो वो लेते हैं आपके हीलियम का, यानी कि ऑक्सीजन के साथ में किसका मिश्रण लेके जाते हैं, हीलियम का लेके जाते हैं। अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन की हम बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन को अगर हम देखते हैं तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन की खोज जो की थी वो हेनरी कैवेंडिश ने की थी। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं 1H1, जैसे अगर हम बात करेंगे तो 1H1, 1H2 या 1H3। अगर हम इनके नाम को जानेंगे तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये हमारे 3 समस्थानिक होते हैं। तो समस्थानिक हम उनको कहते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं समस्थानिक। ओके, अगर हम बात करेंगे, आप ध्यान रखिएगा ये आपका आर्गन है, ओजोन नहीं है। ओके, अगर हम बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर होगा तो समुद्री गोताखोर जो होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ में क्या लेके जाते हैं आपके, यानी कि जो ऑक्सीजन के साथ में क्या लेके जाते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ में वो लेके जाते हैं हीलियम का मिश्रण। अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का उपयोग जो किया था, क्या किया था, वनस्पति घी बनाने में प्रयोग किया था। तो वनस्पति घी बनाने में किसका प्रयोग किया था, आपके हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। जो हमारा डालडा घी यानी कि वनस्पति घी होता है उसमें जो प्रयोग किया था वो आपके हाइड्रोजन। अगर हम मानव शरीर में तांत्रिक कोशिकाओं द्वारा वैद्युत संकेतों का अंतरण, मानव शरीर में तांत्रिक कोशिकाओं द्वारा वैद्युत संकेतों का अंतरण किसके द्वारा परिचालित होता है, यानी किसके द्वारा क्या होता है, परिचालित होता है। क्या होगा इसका आंसर, सोडियम व पोटेशियम, लोहा, ये सोडियम और पोटेशियम दोनों। अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर होगा हमारा सोडियम और पोटेशियम दोनों। अगर हम लोहे की बात करेंगे तो लौह अयस्क जो होता है, लोहा जो हमारा होता है वो कई प्रकार का होता है, जैसे हेमेटाइट हो गया आपका। हेमेटाइट में जो लोहे की जो प्रतिशतता होती है वो थोड़ी कम होती है, लेकिन लोहे की सबसे ज्यादा जो प्रतिशतता होती है वो होती है आपकी मैग्नेटाइट में। तो मैग्नेटाइट में लोहे की प्रतिशतता होती है वो कितनी होती है आपकी 72% होती है हमारी। तो लोहे की प्रतिशतता 72 होती है। इसका सही आंसर होगा आपका सोडियम व पोटेशियम। अगला प्रश्न है हमारा, वायु में चांदी की शिल्पकृतियां किसके द्वारा बनी होती हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत ही अच्छे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो वायु में चांदी की शिल्प आकृतियां किससे बनी होती है, यानी कि हम कह सकते हैं आपका पेपर जो एनडीए का पेपर था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था आपके। तो सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर सल्फाइड, सल्फाइड या सिल्वर सल्फेट, देखिए 4 ऑप्शन है हमारे पास में। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो वायु में चांदी की शिल्पकृतियां किसके द्वारा मलिन हो जाती हैं या किसके द्वारा जो मलिन हो जाती हैं, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपके सिल्वर सल्फाइड, Ag2S, इसका जो केमिकल फार्मूला होता है उसके द्वारा हो जाती है। सिल्वर के ऊपर हम केमिस्ट्री में एक पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, आपके साथ सिल्वर का डिस्कशन करेंगे, तो यहाँ पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे ज्यादा। इनमें से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। अगर हम बात करेंगे तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव की अगर हम बात करते हैं तो आइए समझते हैं कि संविधान सभा में आखिर ऑब्जेक्टिव जो हमारा था वो किसने पास किया था। तो पहला ऑप्शन है आपका जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है BR अम्बेडकर और चौथा ऑप्शन है आपके कृष्णा स्वामी अय्यर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके संविधान को लेकर। मैंने आपकी डिटेल चर्चा की है, अगर आपने संविधान की वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके उन वीडियो को
देख लें। हम बहुत ही जल्द आपके सामने साइंस की भी सीरीज को लेके आएंगे। ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। अगर हम बात करेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर होगा। तो पहले तो हम इसके आंसर को देख लेते हैं। अगर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे तो सबसे पहला फैक्ट है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद में अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करेंगे तो संघ समिति, संघ व संघीय समिति के अध्यक्ष भी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यानी कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 समिति बनाई थी। संघ व संघीय समिति के जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे आपके नियम, वित्त, स्टॉक संचालन, इन सभी समितियों के क्या थे, आपके अध्यक्ष थे। और नागरिकता पर तदर्थ समिति के भी अध्यक्ष कौन थे, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो नागरिकता पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष भी आपके कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ओके, अगर हम बात करेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने प्रारूप समिति का गठन किया। और जो प्रारूप जो समिति थी, अगर भारत हमारा 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था तो प्रारूप समिति का गठन 14 दिनों के बाद हो गया। तो प्रारूप समिति का गठन जो हुआ था 29 अगस्त 1947 को आपके प्रारूप समिति का गठन हुआ था, और जिसमें आपके 6 सदस्य थे और एक आपके अध्यक्ष थे, यानी कुल मिला के जो मेंबर थे वो कितने थे, आपके 7 मेंबर थे। जिसके जो प्रमुख व्यक्ति कौन थे, तो प्रमुख व्यक्ति आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी कि भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके प्रमुख थे। कृष्णा स्वामी जो थे वो इसी समिति के क्या थे, एक अध्यक्ष यानी कि सदस्य के रूप में क्या कर रहे थे, कार्य कर रहे थे। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो हमारी पहली मीटिंग थी, यानी कि जो हमारी फर्स्ट मीटिंग थी 9 दिसंबर 1946 को, जो हमारी पहली जो मीटिंग थी 9 दिसंबर 1946 को वो प्रस्तुत की गई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। उसके बाद में स्थायी अध्यक्ष बनाए गए आपके 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। उसके बाद जब भारत के संविधान ने स्थायी अध्यक्ष की स्थापना कर ली थी, उसके बाद में तीसरी मीटिंग हुई थी हमारी, और तीसरी जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। उसी मीटिंग में क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा, पेश किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव आया था जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा था, पेश किया था। अगर हम बात करेंगे तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ये जो पारित हुआ था, तो पारित होने की जो डेट थी हमारी वो कितनी थी आपकी, 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था, पारित हुआ था। और उसके 7 दिन यानी कि 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, हमारा प्रारूप समिति का गठन हुआ था। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो पास हुआ था 22 जनवरी 1947 को पास हुआ था। सब संविधान का निर्माण जो हमारे हुआ था वो 26 जनवरी 1949 को संविधान का निर्माण हुआ था, और संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तब से भारत क्या है, हमारा एक गणतंत्र देश है। तो भारत का रिपब्लिक डे हम मनाते हैं 26 जनवरी को। तो राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में हम 26 नवंबर को भी सेलिब्रेट करते हैं। राष्ट्रीय विधि, तो विधि शब्द भारतीय संविधान में कानून के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि हमने देखा कि उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो 13 दिसंबर 1946 को आया था, लेकिन पास हुआ 22 जनवरी 1947 को पूरी तरह से क्या हो गया, प्रस्तुत कर दिया गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिन्हें हम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम से जानते थे।
भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया है? कह रहा भाग नंबर 2, भाग नंबर 3, भाग नंबर 4 या भाग नंबर 20। अगर हम बात करेंगे भाग नंबर 20 की तो संविधान, क्योंकि भाग नंबर 20 की अगर हम बात करेंगे तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को भाग नंबर 20 में शामिल किया गया है, जिसके लिए आपके आर्टिकल नंबर 368 को रखा गया है। और भारतीय संविधान ने संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया ली है वो आपके दक्षिण अफ्रीका से ली है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को क्या करा है? ग्रहण किया है, जो भाग नंबर 20 में है। लेकिन संविधान संशोधन संविधान के मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकता है। केशवानंद भारती बनाम 1973 में कहा गया है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। तो आप याद रखें। भाग नंबर 4 की बात करेंगे तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों को रखा गया, जिन्हें हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमने ग्रहण किए हैं, यानी कि भाग नंबर 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक सूचीबद्ध इनको किया गया है, जो हमने ग्रहण किए हैं आयरलैंड से। तो आयरलैंड के संविधान से हमने इनको ग्रहण किया है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि भाग नंबर 3 में क्या है, तो भाग नंबर 3 में हमारे क्या है? मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों को रखा है हमने भाग नंबर 3 में। और ये जो हमारे अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक हैं, और हमने इनको ग्रहण किया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी कि अमेरिका से हमने क्या करा? इनको ग्रहण किया है। अगर हम बात करेंगे कि भाग नंबर 2 में क्या है, तो भाग नंबर 2 में आपकी नागरिकता है, जिसके जो अनुच्छेद आपके संबंधित हैं 5 से लेके 11 अनुच्छेद आपके संबंधित हैं। और हमने नागरिकता को ग्रहण किया है आपके ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से हमने नागरिकता को ग्रहण किया है, और नागरिकता में पहला संशोधन 1955 में किया गया था। तो नागरिकता में पहला संशोधन 1955 में किया गया था, लेकिन भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन किया गया था वो 1951 में किया गया था। तो भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन है वो 1951 में किया गया था, और जो नागरिकता में जो पहला संशोधन था वो 1955 में किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, देखिए भाग नंबर 3। अगला प्रश्न है कि पार्सेक जो होता है, पार्सेक यूनिट है, तो पार्सेक की इकाई है चाल की, त्वरण की, दूरी की या समय की? आप बताएं क्या होगा इसका आंसर? तो पार्सेक की अगर हम बात करेंगे तो पार्सेक आपकी लंबाई की इकाई है। तो पार्सेक जो इकाई है वो हमारे किसकी है? आपकी लंबाई की इकाई है। तो हम लंबाई को मान सकते हैं कि पार्सेक जो है वो आपकी किसकी इकाई है? दूरी की। एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? यानी कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो एक पार्सेक बराबर आपका 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? आपका दूरी इसका सही आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? आपकी दूरी, यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं लंबाई को भी आपका बोल सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा एक पार्सेक जो होता है, जो हमारा एक पार्सेक होता है वो आपका इतने प्रकाश वर्ष के आपके बराबर होता है। यानी कि 3.26 प्रकाश वर्ष के क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि हम बात करेंगे एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। निर्वात में जो प्रकाश की जो चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की जो निर्वात में जो चाल होती है
की चाल होती है वो होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हमारी होती है। तो जो पार्सेक होती है वो आपकी दूरी यानी कि त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का हम जो ओरिजिनल उपयोग जो करेंगे यानी कि बाइक के एक्सीलरेटर यानी कि एक्सीलरेंस कहते हैं हम त्वरण को। तो त्वरण जो होता है वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। जैसे जैसे हमारा वेग बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारी वेलोसिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या बढ़ेगा? त्वरण बढ़ेगा। यानी कि वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। कह धन निष्कासन के सिद्धांत का विरोध किसने किया? तो धन निष्कासन के सिद्धांत को पहली बात तो ये समझना होगा कि धन निष्कासन का सिद्धांत जो वो दिया किसने था। तो धन निष्कासन का सिद्धांत जो था वो सबसे पहले 1896 के कोलकाता अधिवेशन में, 1896 के कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नेरोजी ने प्रस्तुत किया था। दादा भाई नेरोजी ने क्या करा था? प्रस्तुत किया था। तो दादा भाई नेरोजी ने इसको प्रस्तुत किया था और इसके लिए एक बुक में प्रस्तुत किया था जिसको हम कहते हैं पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। हम बात करते हैं इस पुस्तक की, तो इसी में क्या करा गया था? धन निष्कासन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। और जो धन निष्कासन का सिद्धांत था इसका विरोध किसने किया? तो सर सैयद अहमद खां, यानी कि इन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी या उपयुक्त में कोई नहीं। तो आप बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? और धन निष्कासन के सिद्धांत को कहा था कि देश के सभी दुखों का मूल कारण है। तो देश के सभी दुखों का मूल कारण क्या है? आपका धन निष्कासन का सिद्धांत था। यानी धन निष्कासन का सिद्धांत देता कि ब्रिटेन भारत का रुपया कहां ले जा रहे थे? ब्रिटेन वासी जो थे वो भारत का रुपया कहां ले जा रहे थे? ब्रिटेन ले जा रहे थे। यानी कि ब्रिटिश जो भारत का रुपया जो था वो कहां ले जा रहे थे? ब्रिटेन ले जा रहे थे। तो धन निष्कासन का सिद्धांत को हम बोलते हैं ड्रेन थ्योरी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो इसका जो विरोध किए थे वो कौन किए थे? सर सैयद अहमद खां। तो सैयद अहमद खां ने इसका विरोध किया था और इसको प्रस्तुत किए थे दादा भाई नेरोजी। अगर हम स्वामी विवेकानंद की बात करेंगे तो शिकागो सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले भारतीय बने थे 1893 में। इन्होंने क्या करा? शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया। तो ये इनको जो भेजने का जो कार्य किए थे वो जयपुर के एक राजा अजीत सिंह के द्वारा इस शिकागो के सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे। तो इनका जो सहयोग किए थे वो जयपुर के राजा अजीत सिंह ने इनका क्या करा था? सहयोग किया था। महात्मा गांधी की अगर हम बात करेंगे तो महात्मा की जो उपाधि है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। ओके, तो धन निष्कासन के सिद्धांत का आंसर होगा सर सैयद अहमद खां। निम्नलिखित में से कौन भारत की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है? ऑप्शन है आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि लागत व मूल्य आयोग, राजकोषीय विवेक आयोग या नीति आयोग। हम बात करते हैं नीति आयोग की। तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई है वो हुई है आपकी 1 जनवरी 2015 को। इसका जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो भारत के पीएम इसके क्या होते हैं? आपके अध्यक्ष होते हैं। अगर हम बात करेंगे तो वर्तमान समय में जो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? आपके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं आपके। अगर हम बात करेंगे कि नीति आयोग
क्या है, तो नीति आयोग आपके सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि नीति आयोग जो है वो आपके सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आपका नीति आयोग कार्य करता है। तो नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है आपका, तो नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। अगर हम बात करेंगे कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं, तो जो हमारे पहले उपाध्यक्ष हैं वो आपके कौन है, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया हमारे पहले उपाध्यक्ष हैं। अगर हम फर्स्ट सीईओ की बात करते हैं या फर्स्ट महिला सीईओ की अगर हम बात करते हैं, तो सिंधु श्री खुल्लर। सिंधु श्री खुल्लर, तो सिंधु श्री खुल्लर हमारी फर्स्ट महिला सीईओ है नीति आयोग की। और पहले अध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो पूछ रहा है कि फसलों में, यानी कि भारत में फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की बात कर रहा है, कौन जारी करता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की अगर बात करता है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है आपका कृषि लागत व मूल्य आयोग निर्धारित करता है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी जो स्थापना की जा चुकी है वो 1965 में। तो हमने देखा कि जो हमारा सही आंसर हो कृषि लागत व मूल्य आयोग। देखेंगे कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी, 1940, 1990, 1950 या 1960। ये दशक पूछ रहा है। अगर हम दशक की बात करेंगे, दशक का मतलब होता है 10 साल की बातें। तो 10 साल की बात कर रहा है, यानी कि दशक की बात करता है 10 साल के अंतर्गत। अगर हम बात करेंगे तो 1940, 1990, 1950, 1960। तो अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो सही आंसर होगा 1960। तो जो हरित क्रांति की जो शुरुआत की गई थी, यानी कि हम बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन की। अगर हम बात करेंगे तो ग्रीन यानी कि हरित क्रांति का, जो हमारी हरित क्रांति है, तो उसकी अगर हम बात करेंगे तो इसके जो आपके जनक हैं वो 2 जनक हैं आपके हरित क्रांति में। अगर हम बात करेंगे कि भारतीय जनक कौन है हमारा और विदेश स्तर पर आपका जनक कौन है, अगर हम भारतीय जनक की बात करते हैं तो भारतीय जनक हैं आपके एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन हमारे भारतीय जनक हैं। अगर हम बात करते हैं कि विदेश में जनक कौन है, तो विदेश में हमारे जनक हैं वो हैं नॉर्मन या विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। तो नॉर्मन बोरलॉग को विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। पर अगर हम एक प्रश्न की और बात करेंगे कि हरित क्रांति का जो शब्द है वो किसने दिया, तो शब्द जो दिया था वो विलियम गॉड ने दिया था। तो जो हरित क्रांति की जो शुरुआत की गई थी वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो हरित क्रांति जो हमारी बनी थी वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। हमारी हरित क्रांति की जो शुरुआत की तीसरी पंचवर्षीय योजना जो हमारी थी वो 1961 से लेके 1966 तक थी। तो जो हमारी शुरुआत है वो 1965 और 66 के अंतर्गत हरित क्रांति की शुरुआत की गई, जिसका संबंध किससे है, आपके खाद्यान्नों से, जिसका क्या है आपके संबंध है। तो हम बात करेंगे दशक 1960 के दशक में की गई थी। अगर पूछा था कि भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया, तो वो आपके रूस से ग्रहण किया गया है। तो पंचवर्षीय योजनाओं का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से ग्रहण किया गया, आपके रूस से ग्रहण किया गया है। तो एमएस स्वामीनाथन हमारे भारतीय हरित क्रांति के जनक हैं और नॉर्मन बोरलॉग विश्व स्तर पर आपके जनक हैं, लेकिन शब्द जो दिए थे वो विलियम गॉड दिए थे हरित क्रांति का। अगर हम बात करेंगे तो इनको शांति में नोबेल पुरस्कार से भी क्या किया गया, आपके सम्मानित किया गया। तो शांति में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको। अगर हम देखेंगे
तो हमारी आपकी क्रांतियां हैं कुछ, जैसे हरित क्रांति हमारी खाद्यान्न से संबंधित हो गई। श्वेत क्रांति की बात करेंगे तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन आपके श्वेत क्रांति के जनक हैं, जो आपके दुग्ध उत्पादन से हो गई। लाल क्रांति की अगर हम बात करेंगे तो आपके लाल यानी कि टमाटर से हो गई, यानी कि मांस से हो गई। नीली क्रांति यानी कि मत्स्य यानी कि मछली से आपकी हो गई। उसके बाद अगर हम बात करेंगे पीली क्रांति की तो आपके तेल के बीजों यानी कि तिलहन से संबंधित है। भूरी क्रांति की बात यानी कि चमड़ा और कोको से संबंधित होगी। काली क्रांति की बात करेंगे तो काला यानी कि पेट्रोलियम से आपके संबंधित होगी। ओके, और अगर बात करेंगे गुलाबी क्रांति की तो गुलाबी क्रांति आपके किससे संबंधित होगी, आपके प्याज से संबंधित होगी। गोल्डन फाइबर आपके किससे होगी, जूस से। और आपके जो गोल क्रांति होगी वो किससे होगी, आलू के उत्पादन से होगी। तो गोल्डन फाइबर क्रांति को आप समझे जूट, जूट सबसे ज्यादा जो होता है वो हमारे कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जूट का जो उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। और बात करेंगे तो आलू सबसे ज्यादा होता है आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा क्या होता है, आपके आलू होता है। प्याज की बात करेंगे तो प्याज आपके सबसे ज्यादा नासिक में होता है। ओके, अगर हम दूध की बात करेंगे तो दूध में पहला नंबर आपका किसका है, अभी उत्तर प्रदेश का आपका पहला स्थान है दूध उत्पादन। अगला प्रश्न है हमारा कि डेयरी आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र में आती है, तृतीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, माध्यमिक क्षेत्र या आपका चतुर्थक क्षेत्र। ये बहुत ही ज्यादा आपके इकोनॉमिक्स का प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके लिए। तो अगर हम बात करेंगे तो हम हेडिंग यहां पे डाल देते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र प्रश्न है हमारा कि डेयरी, जो दूध वाली वो डेयरी होती है, आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। बात करते हैं तो जो हमारे अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र होते हैं वो 3 क्षेत्र होते हैं आपके, यानी कि प्राथमिक प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक सेक्टर, और हमारा होता है थर्ड यानी कि तृतीयक क्षेत्र। लेकिन 3 क्षेत्रों के अंतर्गत आती है। तो जो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं जैसे हमारी कृषि, तो आपकी डेयरी भी किसी में आएगी, इसी में आएगी। आपका मत्स्य पालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, आपका खनन व उत्खनन इसी क्षेत्र में आपके आता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे द्वितीय क्षेत्र की तो जैसे आपके विनिर्माण हो गया, आपकी गैस हो गई, जल, विद्युत आपूर्ति, ये आपके द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगर हम तृतीय की बात करेंगे तो आपका संचार हो गया, बैंकिंग, परिवहन, परिवहन के बाद अगर हम बात करेंगे तो आपके होटल, व्यापार, पुलिस, यानी कि तृतीय क्षेत्र में हम उन विषयों को रखते हैं जो सेवा हमको प्रदान करते हैं। तो ये जो हमको सब हैं आपके क्या प्रदान करते हैं, आपके सेवा, यानी कि तृतीय में हम उनको विषय को रखते हैं जो आपके सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जो भी आपके विषय आते हैं उनको हम तृतीय क्षेत्र में रखते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा तो डेयरी आपके किस क्षेत्र में है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का आपका विषय। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके इकोनॉमिक्स की दृष्टि से। अगला प्रश्न है कि नए जारी किए गए 500 नोट का आयाम क्या है। कह रहा है 150 mm गुणा 160 mm, 156 mm 89 mm, 178 मल्टीप्लाई आपका 56, 178 मल्टीप्लाई 85 mm बात कर रहा है। तो हम बता सकते हैं कि कितना, यानी कि 2000 का नोट भी आपका होता है, 500 के नोट भी सबसे, उसके बाद आपके 200 का नोट, फिर 100 का, फिर 50 का, फिर 10, 20 और फिर आपका 10 का, यानी कि लास्ट में हमारा जो आता है वो आपके 5 रुपए का नोट आता है। तो अगर हम देखेंगे
तो आपका जो आयाम होगा 66 गुणा 166, आपके इसका 2000 के नोट का आयाम होगा 66 गुणा 166, जिसपे आपके 2000 के नोट पे क्या बना है, मंगलयान बना। तो मंगलयान आपके बना है 2000 के नोट पे। अगर हम देखेंगे तो 50 के नोट का जो आयाम होगा वो 66 गुणा 500 के नोट की बात कर रहे हैं। तो जो 500 का नोट है उस पे हमारा क्या बना है, लाल किला बना है। तो उस पे हमारा क्या बना है, लाल किला बना है। ओके, अगर हम बात करेंगे तो ऐसे आपके इन नोटों की साइज भी यहाँ से दे रखे हैं। इनकी 2000 के नोट का हमने साइज देखा तो 66 मल्टीप्लाई 166 आपका हो गया। अगर 500 की बात करेंगे तो 66 गुणा 150 हो गया। अभी मैंने आपको बताया 200 की अगर बात करेंगे तो 66 गुणा 146 हो गया। 100 गुणा 173 गुणा 157, 50 की बात करेंगे तो 66 गुणा 135, 20 की बात करेंगे तो आपके 63 गुणा 129, और 10 रुपए की अगर हम बात करेंगे तो 120 यानी कि 63 गुणा 120, और 5 रुपए की बात करेंगे तो 117 गुणा 63। अगर हम बात करेंगे कि क्या है, तो अभी मैंने आपको बताया मंगलयान है हमारा, लाल किला है। तो लाल किला सांची का स्तूप है जिसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया आपके 1989 में। ये आपके मध्य प्रदेश में है। कहां पर है, आपके मध्य प्रदेश में है। रानी की बाब आपके कहां पर है, गुजरात में है। ओके, अगर हम्पी की बात करेंगे तो हम्पी को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो हम्पी को 1986 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अगर बात करेंगे एरोला की गुफाओं को तो 1983 में शामिल किया गया है और आपके औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। तो ये सब हमारे विश्व विरासत सूची के स्थल भी हैं, इनको शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है। किसी भी नोट का साइज एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा भी जा चुका है कई बार आपके एग्जामों में। ओके, तो ये हमारा जो सही आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, ए सही आंसर हमारा होगा। यानी कि ये जो हमारा क्या है, लाल किले का जो चिन्ह है वो 500 के नोट पे बनाया गया है। तो महात्मा गांधी की नई सीरीज के नोट थे। प्रश्न है हमारा कि प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है? अरुंधति राय, जेके राउलिंग, तस्लीमा नसरीन या सलमान रश्दी। ये जो पुस्तक थी ये आपके ट्रेन पे लिखी गई एक पुस्तक है, ट्रेन की घटना पर आधारित। और इसी पुस्तक से पहले एक पुस्तक लिखी गई थी जिसको कहते हैं दास कैपिटल। तो दास कैपिटल जो पुस्तक लिखी गई थी वो आपके कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई थी। कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई थी दास कैपिटल पुस्तक को। तो अरुंधति राय, जेके राउलिंग, आपके तस्लीमा नसरीन या सलमान रश्दी। अगर हम बात करेंगे तो आपका जेके राउलिंग सही आंसर क्या होगा हमारा, जेके राउलिंग हमारा सही आंसर होगा। अरुंधति राय ने भी कई सारी पुस्तकों को लिखा है। ऑलमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक लिखी है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक को लिखा है। तो जो सही आंसर हमारा होगा वो क्या होगा, आपके जेके राउलिंग। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। कल हम फिर से मिलेंगे आपके दूसरे प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार, बाय।